हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। जी अनिल जी नमस्कार। हाँ अनिल दुबे बोल रहा हूँ, बैतूल से हूँ। जी जी। अनिल जी आप हाँ, मुझे जानते हैं क्या? नहीं अभी परिचय दिया मेरे को विमल भाई साहब ने। अच्छा। अभी अच्छा। इतने लंबे सेवा काल में कभी हम लोगों की शायद आपस में कभी चर्चा नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये विमल भैया आपसे वहाँ मिले हरिद्वार में, हाँ तो हाँ। उन्होंने आज आके मेरे को बारे में बताया। अच्छा। तो हम लोग तो यहाँ रिटायर होने के बाद, मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर था। जी। रिटायर होने के बाद 15 में मैं रिटायर हो गया था, तब से मैं समाज सेवा के काम में ही जुड़ा हुआ हूँ। और गायत्री परिवार में तो हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, हमारे पहले तो अनिल जी आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है हाँ और जी जी भाई। ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होती है। अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया बात। और उसके पीछे मकसद ये है कि हमारा वार्तालाप एक ऊर्जा जनरेट करता है जी जिसका लाभ जो है बाद में भी लोगों को सुनकर मिले। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। और बहुत। आपको क्या क्या बताया है दुबे साहब ने? अभी कुछ नहीं आते ही बताया मैंने। अभी तो परिचय भर आपका दिया था कि आप जो है वहाँ हरिद्वार में मुलाकात हुई थी और वो क्राइम फ्री भारत के संबंध में चर्चा की थी। तो इन्होंने मेरा नाम बताया था कि वो मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ जी। और आरोग्य भारती की जिला संयोजक भी हूँ और विभाग संयोजक भी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा आरोग्य भारती के बारे में मेरा ज्ञान बढ़ाइए। आरोग्य भारती भाई साहब क्या है, आरएसएस की एक विंग है जो हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे काम कर रही है। ओके, क्या काम कर रही है वही मैं पूछना उसका चाहता उसकी उसकी थीम ये है हूँ। कि जो प्राकृतिक जीवन आप जीते हैं, हम्म। तो उससे आपको अस्पताल, दवाओं की और डॉक्टरों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो कैसे अपन बच्चों को और नवयुवकों को प्राकृतिक जीवन से जोड़ें ताकि उनकी जीवन शैली इस तरीके की हो जाए कि वो आगे चल के अपना स्वास्थ्य खुद मेंटेन कर सकें प्रकृति के सहारे। इस थीम पे ये काम करती है। इसके 10-12 आयाम हैं, जैसे पर्यावरण पे इस पे काम हो रहा है, घरेलू चिकित्सा पे इस पे काम हो रहा है, जी आपके औषधि पौधों पे इस पे काम हो रहा है, जी। मधुमेह कंट्रोल पे बात समाधान है, इसमें आयाम है। और आपके इसके अलावा नशा मुक्ति और आध्यात्मिकता पे भी इसमें काम है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हैबिट पे। तो इस तरीके के बड़े, हेलो भाई हाँ साहब हाँ, सुन रहे मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ। हैं? तो ये जो 10-12 आयाम हैं, ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और इसमें जैसे मसाले जो हैं आपके घरेलू, उनसे भी क्या उपचार किए जा सकते हैं, उनकी पहचान क्या हो, आयुर्वेदिक पौधों की पहचान क्या हो, लोगों को और बच्चों को ये जानकारी हो कि हमारे देश में ये आयुर्वेदिक पौधे होते हैं जो इस काम में आते हैं। इस तरीके की आरोग्य भारती काम कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इसके सदस्य जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो एमबीबीएस भी हैं, एमडी भी हैं, बीएएमएस भी हैं और डीएचएमएस वाले भी हैं, और वैद्य भी जुड़े हुए हैं। ओके। इस अब तरीके आरएसएस के बारे में आप क्या कर रहे हैं वो भी मुझे बताइए जरा। हम लोग तो भारत देश के संबंध में यही कर रहे हैं कि जो सैनिक फौज में जाके काम करता है वहां तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन इस देश में रह के हम समाज की जो सेवा कर सकते हैं, गरीबों की सेवा, गरीबों का स्वास्थ्य के संबंध में और पर्यावरण के संबंध में, ये हम ये सोच के करते हैं कि ये देश सेवा कर रहे हैं भाई साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको ये नहीं लगता है कि आज आरएसएस की भूमिका इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जी बीजेपी आरएसएस की ही पार्टी है? जी हाँ तो जो काम पहले आरएसएस नहीं कर पा रही थी वो जी काम अब आरएसएस क्यों नहीं कर रही है? जैसे आप आरोग्य भारती का काम कर रहे हैं, तो जी। आरोग्य भारती में अंग्रेजों का बनाया हुआ जो है ना ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्ट क्यों चल रहा है? नहीं, वो क्या हुआ था कि ये तो एक स्थापना 70 सालों में आपके देश में कर दी गई, कौन सी, एलोपैथिक चिकित्सा की। लेकिन जिस आ, चिकित्सा एक को एक लोग एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा अब मैं बोलूंगा क्योंकि आपसे मैंने हाँ सुन लिया है। अब मेरे को ध्यान से सुनना आप। हाँ फिर बताइए। जो जब मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं फिर आप उसमें क्वेश्चन भी पूछिएगा, मैं आपकी हर बात का जवाब बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत आपको जी फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे रहा है। जी मतलब आप समझ सकते हो कि हम उसको, आप जो है ना पेड़ पौधे और मसालों की बातें कर रहे हो और जी हम हर भारत के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दे रहे हैं। बिल्कुल जहां बिल्कुल, उससे उसका जुड़ा हुआ है एकदम, जुड़ा जहां हुआ उसका काम। जहां उसका एनुअल मेडिकल चेकअप भी होगा, ना केवल जो है ना मेडिकल चेकअप बल्कि उसका बात पित्त कफ लेने की भी मशीनें बनाई जाएंगी और वो भी लिया जाएगा।
और जी उसे ये नहीं देखना है कि उसका किस में विश्वास है। वो जी उसका जो ग्राम स्तर पे वॉलंटियर होगा, वो मरीज के पास पहुंचेगा, उसका हाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन उसे कंप्लीट करना है वो हो जाएगा, और वो गरीब का भी होगा, और कोई जी भी चीज फ्री में नहीं होगी। मतलब ये जी बहुत बड़ा मॉडल है, जो जी ये फ्रीबी वाला मॉडल नहीं है, ये वैसा मॉडल नहीं है, ये मॉडल आपको गारंटी से दे रहा है, और आप पर जो व्यय होगा उसको वहन करने के लिए एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट बनाया है, जी और फिर आप में वो सामर्थ्य पैदा की जा रही है कि आप उतना धन पैदा कर सके। तो ये जी स्टोरी पैदा करने का, श्रम पैदा करके और आपको समृद्ध बनाने का, तो इसमें 5 मौलिक अधिकार हैं। पहले है रोजगार का मौलिक अधिकार, दूसरा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, फिर भोजन का मौलिक अधिकार, फिर जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार, और फिर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। मेरे ख्याल से खुशहाली का भी मौलिक अधिकार दिया जा सकता है, ये शायद पहले किसी ने कभी नहीं सोचा है। जी अब जो है हम आपकी बात पे आते हैं कि हम आम नागरिक की जानकारी बढ़ाकर हम्म, आम आदमी से अपेक्षा करते हैं कि वो दुनिया की सब चीजें कर ले। तो फिर भैया हमने सरकार किस लिए बनाई है? बात हम्म, समझ रहे हैं ना? मैं जी यही कह रहा हूं कि हमें वो सिस्टम्स लाना चाहिए कि ये सब चीजें गारंटेड रूप से मिल जाएं, और जिनके पास ना धन है ना उतनी बुद्धि है, इसके बावजूद भी समभाव से वो चीजें मिल जाएं। और हाँ जो आवश्यक हाँ हाँ, जी वो मैं संभाव से मिल जाए, और एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। वो उसके एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट हर व्यक्ति को दिया गया है, उस पर लोड कर दी जाएगी, और सिस्टम उसके पास आएगा, उसे ट्रेनिंग देगा, उसे हुनर देगा, आवश्यकता अनुसार टूल, इक्विपमेंट और मशीनरी देगा। और यदि उस मशीन पे काम करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत है तो वो टीम का निर्माण भी करेगा, और उन्हें जिस क्षेत्र में जो है आपकी रुचि है, उस क्षेत्र की संपदा, राष्ट्रीय संपदा निर्माण में लगा दिया जाएगा। और अच्छी जो जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना धन का निर्माण भी होगा, जिसको हमने राष्ट्रीय विकास निधि कहा है। राइट? तो अज्यूम करिए कि आपने एक रोड बनाया, तो रोड बनाएंगे, जितने का रोड बनाएंगे उतना भारत विकास निधि भी निर्मित होगी। तो रोड बनाने के लिए धन की जरूरत नहीं है, रोड अपने आप में धन बन गया। हाँ आप समझ रहे ना? जैसे समझ आपने जो है अस्पताल बनाए हैं, इंडस्ट्री डाली है, तो वो सब जो है राष्ट्रीय संपदाएं कहलाएंगी। संसाधन है वो वो संसाधन है, और उस जितना संसाधन आप पैदा करेंगे उतने धन की पैदा होगी। वो धन जिसने उसको क्रिएट करने में अपना भूमिका निभाया उसके पास पहुंच जाएगा। हाँ बराबर तो अभी हम स्केर्सिटी के मॉडल में जी रहे हैं। एक हम धन वाली बात करिए, धन कहां से आ गया है भाई? हमारा शौर्य है, सूर्य का भगवान की रोशनी है, यहीं की हाँ मिट्टी है, यहीं का सब कुछ है, और हम इतने दुष्ट हैं कि हमने ऐसे सिस्टम ले आए हैं कि सब चीज को बर्बाद कर दिया। हम्म, वायु को हमने बर्बाद कर दिया। हमारे एक डॉक्टर स्वामीनाथन आए, जिनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक मानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, चूंकि आप एग्रीकल्चर से हैं तो और ज्यादा समझेंगे। जब जी मैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की तरफ देखता हूं तो मुझे उसमें इंटरनेशनल साजिश दिखती है। मुझे दिखता हम्म, है कि उस व्यक्ति को माध्यम बनाकर इस देश से ऑर्गेनिक खेती समाप्त कर दी। इतनी हम्म, बड़ी साजिश। और जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया गया वो हम्म, कैंसर कारक है, तो वो डे वन से कैंसर कारक था। हाँ वो तो कारक तो है ही। कोई भी रासायनिक चीजें जब भोजन में मिलेगी तो नुकसान तो तो करेगी। तो फिर हमारी जो इतनी अच्छी चीज थी, जिसमें घर घर में गायें थी, घर घर में बैल थे, गोबर था, और अब तो बहुत सारे माइक्रोब्स बन गए हैं। तो अब हम्म, तो हम बहुत ही अच्छी जो है ना वो कर सकते हैं। अब ये बताइए, हम कितने दुष्ट हैं कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है फसल में, लेकिन हम्म, 1 से 2 साल के अंदर फसल उल्टा ज्यादा होने लगती है। तो आपके तो आपकी आपकी लागत लग नहीं रही है, आपकी रिस्क कम हो रही है, और हम लोगों को लाभ ना पहुंचे तो उल्टा जो है ना ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस जो है ना ग्रेन्स को महंगा बेच रहे हैं। हम्म, तो ये हमारी दुष्टता नहीं है? हम्म, तो इस दुष्टता से लड़ने के लिए हमने सिस्टम ही नहीं बनाए हैं। अच्छा आप बताइए, रामदेव महाराज जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यों गाली खाए?
क्योंकि एक ड्रग एक्ट बना हुआ है, उसको हमने बदला ही नहीं। और किसने बनाया था? वो अंग्रेजों ने बनाया था। बनाया था। अभी ये बताओ, हम इतने दुष्ट हैं, हमें लज्जा नहीं आती है, और आरएसएस को लज्जा नहीं आती और बीजेपी को लज्जा नहीं आती है कि 3 हमने नए एक्ट बनाए और हमें लज्जा नहीं आई कि हमने उसकी आत्मा नहीं बदली। इट्स ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हम कितने निर्लज्ज प्राणी हैं कि अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के लिए नियम जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो 77 साल तक थोप के रखे, और जब आपने उन्हें बदला भी तो उससे ज्यादा खतरनाक प्रावधान कर दिए, और आज एक भारतीय और बड़ा गुलाम हो गया है। अनिल दुबे जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या आप थाने जाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ गया है क्या? नहीं, कभी नहीं बढ़ता। क्या आपके एफआईआर जो है ना जल्दी से दर्ज होने लगी क्या? नहीं होती। क्या पुलिस अच्छी विवेचना कर रही है क्या? नहीं कर रही विवेचना, बल्कि क्या पुलिस जो है धन बलियों, बाहुबलियों और राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम नहीं कर रही है? भारी दबाव में। और वो दबाव इसलिए है कि आपकी संपत्ति पे कैसे कब्जा किया जाए, आपको दबाव करके आपकी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। इस तरीके की जो है ना षड्यंत्र हो रहे हैं। तो हमने ये कानून में क्या बदला है? हमने तो संगे असंगे, उन्होंने अंग्रेजों ने इसलिए रखा था क्योंकि धन कम खर्च करना पड़े। हमने तो संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस में कर दिया है। एक आदमी जो है जिसके पास धन नहीं है वो न्याय नहीं पा सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर पुअर्स। इंडियन पेनल कोड अंग्रेजों को बनाया हुआ चल रहा था अभी तक, तो अभी भी चल रहा है। अभी आप क्रॉस रेफरेंस देख लीजिए कि पहले सेक्शन ये था, अब ये हो गया है। तो क्या हमें लज्जा नहीं आती है कि हम अपने देशवासियों को अच्छा कानून दे पाए? इस पे बात पे तो हम लोग बहुत अफसोस करते हैं कि ये जो नहीं, हमारा आरएसएस से कहना है कि आप जो इतने बड़े बड़े क्लेम करते हो, आप ये बताओ, पहले तुमने कहा कि राम मंदिर जो है ना फलाना है, फिर कहा कि अच्छा हमको 3 मंदिर दे दो। हम ये कह रहे हैं यदि 30,000 जगह भी हैं जहां पर कि जब हम गुलाम या हम जब सबल नहीं थे, आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके हमारे मंदिरों को तोड़ा और अपने क्रूड पावर को दर्शाने के लिए वहां पर मस्जिद बना दी। और जब हम स्वतंत्र हो गए हैं, और तो यहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो सब कौन हैं? हिंदू हैं, जो कि तलवार की नोक पर जिनका जो है ना इस्लामीकरण किया गया। दूसरी बात, एक बात और भी बोलता हूँ कि जो मुगल आए थे वो अपनी औरतें नहीं लाए थे, औरतें सब यहीं की थी, इसलिए वैसे भी हिंदू हैं। देखिए, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है जो उन्होंने कन्वर्ट किया जी। और वो कन्वर्सन आज भी चल रहा है। आपकी जो है ना परिवार में 2 सदस्य रह गए और वो 20-20 पैदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल ही परसों हाई कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में आया है, कल ही के पेपर पढ़ा मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी कोर्ट है जो जाने किस तरीके के जजमेंट देती हैं, और इनकी अपने अच्छे जजमेंट देने की इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्राइम फ्री भारत में जानते क्या है? क्राइम फ्री भारत का जो थोड़ा सा हम आइडिया बता रहे हैं आपको, क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आप बटन दबाएंगे, एक वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचेगा, और उसको जिस चीज की भी सलाह की जरूरत होगी वो बटन दबाएगा, वो जुड़ जाएगा। जैसे मान लो यदि वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, वो बटन दबाएगा तो उस भाषा को जानने वाला जुड़ जाएगा। यदि उसको कानून की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बटन दबाएगा तो वकील जुड़ जाएगा जी। और वो जो है आज की तुलना में 1000 गुना अच्छी एफआईआर करेगा, आपके उस समय बयान लेगा, उसने जो आपकी चोटें देखी हैं, घटना स्थल देखा है, उसके वो चक्षुदर्शी व्यवहार बन जाएगा, तो एफआईआर दर्ज करके अपनी गवाही भी दे देगा वो जी। वहीं पर जो है 4 तरीके के ऑफेंसेस को बहुत गंभीर अपराध बनाया गया है। झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी गवाही देना, झूठी फर्जी विवेचना करना और झूठी वकालत करना जी। आज लोगों को ये लगता है कि साहब जिससे पैसे ले रहे हैं उसके लिए झूठी वकालत करो। नो, आपका वकालत का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नैतिकता नहीं है नहीं। हाँ, देखो, नैतिकता से कुछ नहीं चलता है। हमें तो कानून और सिस्टम ऐसे बना दो, अपने आप नैतिकता आ जाएगी। देखिए, आप जो है अनिल दुबे जी, मुझे बताइए, आप
एक एक ही व्यक्ति है अनिल दुबे। यदि वो व्यक्ति जनरल क्लास में चलता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, वही यदि स्लीपर क्लास में चलता तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वही एसी थर्ड ईयर में चलता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा और अलग हो जाता है, वही एसी सेकंड में चलता है तो बिहेवियर और अलग हो जाता है, वही अनिल दुबे एसी फर्स्ट में चलते हैं तो बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वही जो है ना अनिल दुबे हवाई जहाज से चलते हैं तो बिहेवियर थोड़ा सा और अलग हो जाता है, और वही अनिल दुबे विदेश जाते हैं तो उनका बिहेवियर 360 डिग्री फर्क हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो पात्र वही है, अनिल दुबे इज द पात्र। तो फिर क्या बदल रहा है? चारों तरफ का वातावरण, इकोसिस्टम। तो हम आदमी को बदलने के बजाय इकोसिस्टम बदल रहे हैं। इकोसिस्टम बदलना बड़ा आसान है। आदमी को भाषण दोगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बिना समझे हाँ हूं कर देगा और करेगा नहीं। यदि मान लो बात समझ में आ गई, कर भी दिया, तो फिर स्लिप बैक कर जाएगा। जैसे आपने नशेड़ियों को देखा होगा, वो शपथ खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और फिर नशा करने लग जाएंगे। तो स्लिप बैक की भी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप इकोसिस्टम बदल दोगे तो कैसे वो हो सकता है? अब आप कह रहे हैं कि सर तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर तंबाकू बिक क्यों रही है? आपको मालूम है गुटखे खाने से यदि कैंसर हो रहा है मुंह के, तो फिर गुटखे बिक क्यों रहे हैं? अजीब चीज है। आपने गली गली कोने कोने में जो है ना दारू खाने बना दिए और लज्जा नहीं आती और कहते हैं कि साहब फलाना है। हम तो कह रहे हैं कि हमारा क्राइम फ्री भारत का जो 21 महालक्ष्य हैं, वो जरा इनसे कहिए दुबे जी से, तो वो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करेंगे। और 5 मौलिक अधिकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम 2 हमारे रेवेन्यू मॉडल हैं। भारत सरकार के पास जो है ना 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब अनिल दुबे जी ये मानिए आप, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आएगा तो हमारी शर्त है कि 5 साल में आपको टैक्स को रिड्यूस करके 0 पे लाना है। तो पहले साल जो है ना 50% करिए, दूसरे साल जो है ना 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और 5वें साल 0। मतलब 5 साल के बाद किसी तरीके का किसी भी भारतवासी को टैक्स नहीं देना होगा। और मैथिली शरणगुप्त ने 2 मॉडल बनाए हैं जिससे भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, इसलिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब आपके पास 20 गुना पैसा पहुंच रहा है, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड से लेके बाकी नीड के लिए यूज होगा, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नीड की और इस सब के लिए जरूरत ही नहीं पड़ना है, क्योंकि इनमें से अधिकांश चीजों को तो हम तो राष्ट्रीय संपदा बना देंगे। जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतना धन का निर्माण हो रहा है, तो हमें आपके धन की जरूरत ही नहीं है धन की जरूरत हमको नहीं। तो हमने कहा है कि हम 5 मौलिक अधिकार दे देंगे, आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। आपको एक्सचेंज में बहुत छोटा सा काम करना है। एक, या तो आप राष्ट्रीय अथॉरिटी बना दीजिए, नेशनल राष्ट्रीय अधिकरण बना दीजिए, या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बना दीजिए विद कैबिनेट रैंक। ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि मैं जो फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया है उनको पहचान के उनको टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। मैथिली शरणगुप्त ने हर चीज के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बना के रखी हुई है। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है मैथिली शरणगुप्त ने एज ए डीजी। आपका ऐसा कोई सरकारी मिला होगा जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करता हो? नहीं। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की का जो है ना वो किया है, और एज ए डीजी रहते हुए किया। और ये डीजी रहते ही हमने एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा 2017 में। 2019 में वो नेशनल पुलिस मिशन बन गया, और मैं ही उसका जो है नोडल ऑफिसर हूँ। आज के डेट में भी, रिटायरमेंट के बाद भी मैं ही उसका नोडल ऑफिसर हूँ। और 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा कि साहब ये जो हम बातें कर रहे हैं इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए ये कानून का ड्राफ्ट है, इसे आप पास करिए। वो अभी भी भारत सरकार के पास लंबित है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी लंबित है। तो जब आपके पास ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लंबित थे, आपके पास कानून का ड्राफ्ट लंबित था, तो जब आप नए 3 कानून बना रहे थे, तो जो हमने सजेस्ट किया था कि संज्ञेय असंज्ञेय इन सब चीजों का अंतर फर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और पुलिस वाले को भी नहीं जाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो हमें ऐसे जो है ना साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, और भारत सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, उल्टा भारत सरकार के पास रेवेन्यू पहुंचेगा। बराबर। और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैश वैल्यू से लॉक करके, जिससे कि डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी, और उसी समय जो है वो कोर्ट में और पुलिस को भेज दिया जाएगा
और 15 कठिन से कठिन केस का जो है इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली सर्टेनिटी कह रही है कि भाई साहब आपको अभी कोर्ट कचहरी के जो बरसों बरस चक्कर लगा रहे हैं, आपको कोर्ट वोर्ट नहीं जाना होगा। हमने उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है। हमने कहा कि इसमें जजेज वगैरह की संख्या बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि आपको जजेज की तनख्वाह ही नहीं देना है। जज को जो काम करेगा उसके लिए उसके काम का रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, उसी जो है ना काम का उसी समय आकलन होगा, वही परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा। तो उसका और कोई आकलन नहीं होगा, यही आकलन है। और आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि साहब जो है एक कोर्ट कचहरी में हमने देखा है कि जज साहब बैठे हुए हैं, उनके नीचे उनका कोर्ट मोहर और पैसे का लेन देन कर रहा है, तो आप कैसे जज महोदय से न्याय कराएंगे? तो उसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला करा दिया। उसमें कहा कि साहब 2 तरीके की अपील होंगी, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। यदि प्रार्थी ने अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर की है तो इनडायरेक्टली प्रार्थी ये आरोप लगा रहा है कि ये जज दुष्ट है, इसने साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। ये पावर होना जरूरी। इस स्थिति में उन जज महोदय को कटघरे में खुद खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे। तो हमें कोई महाअभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत जजमेंट दिया, तुम साले बाहर हो गए, राइट। और लाखों का जो है ना आपको हर्जाना देना होगा। बताओ किस जज की हिम्मत है कि वो आपको न्याय ना दे? है किसी जज की हिम्मत? नहीं। ये यदि नियम रहेगा तो कहाँ बाहर जाएगा, वो तो उसको सही जजमेंट देना ही पड़ेगा। और अपने विवेक से जजमेंट देते हैं बहुत सारे मजिस्ट्रेट, वो कानून कायदा तो वो वकील बकता रहता है बैठ के, और वो अपना जजमेंट खुद ही अलग से दे देते हैं। और कई बार वो जजमेंट खरीदा हुआ होता है, रहता भी है, और नहीं तो अपने मन से दे दिया, पता लगा रहे आज तो 2 को सजा देना है, दे देता हूं मैं। ऐसी भी कहानी कई बार देखने में आई। तो मेरा ये कहना है कि साहब इसमें चौथी सर्टेनिटी है कि हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त बना दिया है, जो हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री उसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी संकलित होती रहेगी, किसी को प्रयास नहीं करना होगा। और वो इतना पावरफुल हो जाएगा 4-5 साल के अंदर कि जब अपराधी अपराध करने की नीयत से बाहर निकलेगा तो सिस्टम को मालूम रहेगा कि अपराध करने की दृष्टि से निकल रहा है, इस रास्ते का उपयोग करेगा और इसका टारगेट ऑफ ऑफेंस कौन होगा। बीच में जो बहुत सारे सेंसर्स और सीसीटीवी रहेंगे वो उसकी हाइपोथेसिस को कंफर्म करेंगे, तो कहेंगे हाँ प्रेडिक्शन इज करेक्ट। और फिर जो है उसको वो अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। और बैकएंड टेक्नोलॉजी वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ तो इतने दुष्ट लोग हैं कि पुलिस ही उनको खबर दे देती है और वो 18 जो है ना पुलिस वालों को मार देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। विकास दुबे ने 18 पुलिस वालों को, एक डिप्टी एसपी को किल कर दिया था। तो पेपर में पढ़ते ही रहते। तो मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ तो साला हर अपराधी, कहते हैं हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो हमारा सिस्टम जो है इंटरवेंशन का वो कह रहा है कि यदि हम अपराधी को अपराधी की गली में पकड़ने जाएंगे तो शेर की तैयारी से जाएंगे साला, ऐसे कम तैसे। और नहीं तो इन अपराधियों को कुत्ते की हैसियत से कुत्ते की जगह पर पकड़ेंगे। इतना पावरफुल सिस्टम। और फिर जो है सभी अपराधियों को, देखिए अपराधी भी सिस्टम के कारण बनते हैं। उन्हें सबको घूस देना है, वकील को पैसे देना है, ये देना है, वो देना है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर उन्हें अपने बच्चों को पालना है, खुद को भी पालना है। तो ये चारों तरफ से जो चीजें हो रही है उसके कारण उसे अपराध करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास। तो हमारे क्राइम फ्री भारत का जो है ना 5वीं सर्टेनिटी कह रही है कि भारत में ऐसा कोई क्रिमिनल ही नहीं होगा जिसको हम रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे। और सही मायने में देखा जाए तो जो 5 फंडामेंटल राइट हमने आपको बताए हैं, ये क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेट करने के इसी सिद्धांत के तहत निकले हैं। क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि सर जी, डीजी साहब मुझे ये बताइए, आप अपराधियों के प्रति तो इतने सिंपैथेटिक हैं, जो अपराधियों जैसी ही बुरी स्थिति में हैं, ऐसे आम नागरिक जो अपराध फिर भी नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति आपके हृदय में कोई दया भाव नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तब मैंने कहा आप दया भाव की बात कर रहे हो, मैं उनको समृद्ध बना दूंगा, उनको रोजगार दे दूंगा, उनको जो ना हेल्थ दे दूंगा, उनको भोजन दे दूंगा, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, साथ में समृद्धि भी मिल जाएगी।
हमें जो है ना आज की दुष्टतापूर्ण जो है ना नीति नहीं चाहिए होंगी। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का 80% जनता को जो है ना 2 किलो राशन नहीं चाहिए। हम्म, वो समृद्ध होंगे, हम्म, बल्कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा वो ये बात सोचने के लिए विवश होंगे कि ज्यादा धन होने से मुझे क्या फायदा है, जब सबसे हम्म, गरीब आदमी भी खुश है, हम्म, उसके बाद समृद्धि है, रोजगार है, मस्त है, तो ये धन से हमें क्या मिल रहा है। हम्म, शायद धन की अत्यधिक धन संकलन की जो उपाय देता है वो खत्म हो जाएगी, जी, वो टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। और ये भारत जो है अनिल दुबे जी, बहुत आसानी से हमने एक सत्यनारायण की कथा कही है उसके हिसाब से मिल जाएगा कि देखो आरएसएस और इन सबके रहने के बावजूद भी क्या भाजपा जो है ना अच्छे लोगों को टिकट दे रही है क्या? नहीं नहीं, वो पूरा फंडा राजनीति का अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर किसको टिकट दे रही हैं? दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को, अपराधियों को। और ये सभी लोग, दुष्ट लोग, गरीब लोगों को दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, मुर्गे की टांगे बांट रहे हैं और उनके वोट को खरीद रहे हैं। और इतने दुष्ट हैं कि जिनके वोट से जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए हैं, उनका मुंह नहीं खुलता है लोगों के हित में बात करने का। वो पार्टी हाईकमान से डरे हुए एकदम बेकार मजबूर लोग हैं। आप बताइए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति देख लीजिए, वो अपने हाई कमांड से बेहद ही घबराया, डरा हुआ, बेकार सा प्राणी है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, वो तो हाई कमांड की चाटुकारिता करता घूमता है बस, इसके अलावा दूसरा काम थोड़ी। और हाई कमांड कितना घटिया है कि तो वो जो है ना, नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो हदीसों में लिखी हुई है, उसने अपने मन से कोई बात गलत नहीं कही, कोई बात अपने मन से नहीं बनाई है, और वो भी प्रोवोकेशन के बाद कही है। और भाजपा ने जो है ना उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया। हम्म, मतलब कैसे लोग हैं ये? और हम लोग मोदी 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 कह रहे हैं, बीजेपी 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 कह रहे हैं। यदि बीजेपी सही थी तो उसने जो 55 के लगभग जो ऑफेंसेस हैं जो कि संविधान के विपरीत बने हैं उन्हें क्यों रिपील नहीं किया? वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है ना, इट इज ए ग्रॉस वायलेशन, क्यों रिपील नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड एक्ट इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी, क्यों उसका वो नहीं हुआ? हाँ, माइनॉरिटी कमीशन इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, उसका कैसे कैसे चल रहा है? माइनॉरिटी कमीशन कैसे है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे है? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? हम्म, तो फिर बिल्कुल ठीक है। भाजपा तेल लेने गई है क्या? आरएसएस के तेल लेने गई है क्या? नहीं, उनमें तो आरएसएस को और भाजपा को दोनों को लज्जा क्यों नहीं आना चाहिए? कोई वोट छूटने ना पाए और सरकार में बने रहे, इसलिए सबके मुंह में मुंडी हिला देते हैं ये लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे छोटी मैं कम्युनिटी तो की। ये कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को ये 5 फंडामेंटल राइट और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत दे देंगे बिना किसी भेदभाव के। और किसी की औकात नहीं है कि आज जैसी गड़बड़ी कर पाए, किसी की औकात नहीं है, किसी धर्म की औकात नहीं है कि धर्म के विरुद्ध बात करे। मतलब तुम कह रहे हो कि साला जो है, जो हमारी बात ना माने वो काफिर है, ये कौन सा धर्म है? सभी कहते हैं कि सभी धर्म बराबर होते हैं, ईश्वर अल्लाह एक समान, और आप कहते हैं कि हमारा जो पैगंबर है वही सबसे बड़ा है, हम उसी के अलावा किसी को नहीं मानते, जो उसको नहीं मानता है वो काफिर है। तो ये धर्म है? कट्टरता है। मैं तो ये कह रहा हूं आरएसएस और भाजपा 10 साल अभी, और अब तीसरा टेनवर चल रहा है, और उसके पहले भी तो 3 टेनवर मिल गए हैं, 13 दिन का, 13 महीने का, और एक पूरा टेनवर। जी, मिला है ना। तो तेल लेने गए हैं क्या? तो अपना कहना बड़ा सिंपल है कि जन कल्याण के लिए अब मैथिली शरण गुप्त जैसे पहले नारद मुनि भटकते भटकते जो है, जब उन्होंने मृतलोक में देखा कि लोग बाग तमाम जो है कष्टों में फंसे हुए हैं और वो उस वेदना को नहीं झेल पाए, तो फिर वो बैकुंठ धाम पहुंच गए। कहा हुजूर आपके मृतलोक में ये सब हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने जो है ना सत्यनारायण कथा का एक साधारण सा उपाय दिया जो हम और आप करते हैं कि नहीं करते हैं? घर घर होती है। मैथिली शरण गुप्त ने नए युग की आधुनिक सत्यनारायण कथा इजाद की है अभी 3-4-5 दिन पहले।
जी। विमल दुबे जी आपको समझा देंगे। वो सत्यनारायण कथा कह रही है कि देखो भाई साहब, हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे 21 लक्ष्यों का, 5 मौलिक अधिकारों का, और आपको कुछ नहीं सोचना है। आप की सोच कुछ है, कोई लेना देना नहीं। चिंतन क्या है, कोई लेना देना नहीं। आपके क्रियाकलाप क्या है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। आप सज्जन हैं या दुष्ट हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे हैं या बुरे, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि भाई साहब, आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प लो। आपको ना कोई चंदा लगेगा, ना तो पैसा नहीं खर्च करना है। आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है अश्विनी उपाध्याय जैसी। किसी को जो है ना, आपको जो है ना जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे धरना नहीं देना है। और आपको ना रेल रोको करना है किसानों जैसा, ना आपको चक्का जाम करना है। और बिना सोच चिंतन कोई कार्रवाई के, सिर्फ इतने आधार पर कि हमें अच्छा भारत चाहिए, यदि मैथिली शरण गुप्त आपको अच्छा भारत देने के लिए तैयार हैं, तो सत्यनारायण की कथा कह रही है कि सत्यनारायण कथा सुनने के लिए आप तभी पात्र हैं जब आप संकल्प लेने। ओरिजिनल सत्यनारायण कथा में भी तो संकल्प था कि आप संकल्प लें कि मैं कथा करूंगा, इतने मात्र से आपको लाभ की शुरुआत हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? बिल्कुल, संकल्प इसलिए लिया जाता था। तो अभी इसमें संकल्प उल्टा है। इसमें संकल्प कह रहा है कि भाई तुम संकल्प लोगे तब तुम्हें कथा सुनने का पात्रता मिलेगा, यदि तुम संकल्प नहीं लेते हो तो कथा भी सुनने को नहीं मिलेगी। और संकल्प कितना छोटा है कि हमें और हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। इस संकल्प को लेने में किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अब हमने आपको बताया कि आपको और कुछ नहीं करना है, राइट? मतलब यहां तक कि सोच चिंतन कुछ नहीं बदलना है, और हम बैकएंड से आपके इकोसिस्टम को बदल देंगे। आपका सोच चिंतन क्रियाकलाप सब बदल जाएगा और ये देश समृद्ध हो जाएगा। तो सत्यनारायण की कथा के छोटे से चार चीजें हैं। अध्याय 1 कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक लगे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे उसे बाद में आप स्वयं सुन सकें, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने साथियों के साथ देख सकें। इतने के साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। बस इतना छोटा। कोई दिक्कत है अनिल दवे जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, वो कह रहा है कि जिस अभी आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, उसमें 6,900 से भी अधिक वीडियोज हैं। आप किसी भी वीडियो को खोल लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है जिसका नाम है अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। आप उसको क्लिक करेंगे, एक कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, वो डाउनलोड हो जाएगा। अपना फोटो डालिए और अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और जहां रहते हो उसका पोस्टल पिन कोड डालिए। आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य हो जाएंगे। डाउनलोड कर क्राइम फ्री भारत का सदस्यता का पूरा कर लिया, इतने मात्र से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। बताइए, आपको अध्याय 2 की कार्रवाई में कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप अध्याय 3 कह रहा है कि जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है उस ऐप को खोलिए, उसकी प्रोफाइल में जाइए जो कि नीचे दाहिनी तरफ है, उसको क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी फोटो डाली है उसका आइडेंटिटी कार्ड, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। और उसके नीचे जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो उसको क्लिक करेंगे तो ऐप आपका जो है, आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज और ऑटो जनरेटेड लिंक, जिस लिंक को आप क्लिक करोगे, जो भी क्लिक करके जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर भी मिलेगा। उसी के माध्यम से आप आगे चल के मेरिट लिस्ट में आएंगे और चंद्रगुप्त बनेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, ये लोग आपकी लिंक से जुड़े, ठीक है ना? तभी आपको चंद्रगुप्त बनने के लिए मेरिट लिस्ट में नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो उसमें उसके जस्ट नीचे है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जितने इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके, सभी को भेज दीजिए। इतना करने से आपकी सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूरा हो गया। अब बताइए, सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय की कार्रवाई में कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई नहीं है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि भाई साहब, अभी जो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, सबको भेज दिया, ये तो अच्छी बात है। अब आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है। 10-10 लोगों का नाम लिखिए
और वो कौन होना चाहिए? आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, जैसे आप आरोग्य संगठन से जुड़े हुए हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और भी संगठनों से जुड़े होंगे, तो उनके 10 ऐसे ऊर्जावान लोगों को जो ढूंढना है जिन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, जो सत्यनारायण कथा का संकल्प लेके ये 4 अध्याय पूरे कर लें। यदि हम 9 दिन तक ये कार्रवाई पूर्ण कर लेते हैं तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो सत्यनारायण कथा का फल है कि आप 100 करोड़ होंगे, और फिर ये राजनेता आपकी बात मानेंगे और जो चीजें अभी अपन ने कही हैं वो उसको पूरा कर देंगे। तो इसके साथ जो है राजनेताओं के लिए भी 2 अध्याय है, राइट। पहला अध्याय कह रहा है कि हे राजनेताओं, ना तेरी सोच बदल रहा हूं, ना चिंतन बदल रहा हूं, ना तेरी दुष्टता बदल रहा हूं। एक साधारण सा उपाय तेरे को बता रहा हूं, यदि तू कर देगा तो 240 से 500 पार कर जाएगा। और वो उपाय है कि या तो जो है क्राइम फ्री भारत का अधिकरण बना देना 21 लक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, या नेशनल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक क्रिएट कर देना। बाकी मैथिली शरण गुप्त जो कहे उसको करते जाना, जिससे कि उन्हें वो शक्ति दे देना कि जो लोगों ने बहुत काम किया है उनको आइडेंटिफाई करके जो मॉडल उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई है, उसे उनके माध्यम से रिफाइन करेंगे, और फिर उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रिफाइन करेंगे 15 दिन तक लाइव चर्चा करके, और फिर 45 दिन तक रिफाइन करेंगे पब्लिक से लाइव चर्चा करके। इसके साथ ही राजनेताओं का सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। अब दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे राजनेता, जो पहले अध्याय का जो निकल के आ रहा है उसके लिए तू कानून पास कर देना। यदि तू कानून पास नहीं करेगा तो मैं श्राप देता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का विनाश हो जाएगा, गारंटी के साथ विनाश होगा। ये सत्यनारायण का श्राप है, राइट। अब वो कैसे विनाश होगा वो भी मैं आगे बताता हूं। तो यदि उनको राजनेताओं को भी अपना सोच चिंतन नहीं बदलना पड़ रहा है, अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना पड़ रही है, ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ नहीं दे रही है, एक मूर्ख मैथिली शरण गुप्त है वो सब काम करने के लिए तैयार है, तो बताइए ये राजनेताओं के लिए हित का फायदा है कि नहीं है? हित का है ना उनके। यदि मान लो जो है जितने 21 महालक्ष्यों की और इन सब की घोषणा यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब कहते हैं विनाश काल विपरीते बुद्धि, तो यदि राजनेताओं का विनाश आ गया है तो उन्हें बात समझ में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। तो उसके लिए वो आगे कह रहा है कि फल बता रहा है कि हे जो है ना पब्लिक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने भी सत्यनारायण कथा की, चाहे वो राजनेता हो या वो हो, उसके परिणाम मैं आपको बताता हूं। जिन्होंने लोगों ने भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ा, ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा था, उन्हें चंद्रगुप्त कहा गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उन चंद्रगुप्तों के घर पे खुद चल के पहुंचा, और 100 करोड़ लोग जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते थे, उन्होंने सत्यनारायण के प्रभाव से छत पर चढ़कर रोज जो है ना संकल्प किया, थाली बजाई और दीपक जला और कहा कि हे चंद्रगुप्तो, तुम हमको जो है ना 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार देने के लिए अवतरित हुए हो। मैं आपको संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं कि जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन का बटन दबाकर तुमको विजयी बनाएंगे। तो इस कथा के प्रभाव से किसी भी चंद्रगुप्त को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, उन्हें अपने लीफलेट नहीं छपवाना पड़े, अपनी होर्डिंग नहीं लगाना पड़ी, टीवी और अखबारों में नहीं आना पड़ा, और किसी के दरवाजे पे वोट नहीं मांगना पड़े। इस सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से सभी 543 से 543 के 43 चंद्रगुप्त विजयी हो गए। मैं इसके आगे सुनाता हूं कि जिन लोगों ने और ज्यादा मेहनत की थी, जो 82 में आ गए थे, वो सब आगे चल के केंद्रीय मंत्री बने, और उन्होंने इस जीवन में 21 महालक्ष्यों के और 5 मौलिक अधिकारों के सहित प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत किया, और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त हुआ। अब मैं आपको राजनेताओं के बारे में भी बताता हूं। राजनेताओं को जो है हमारे ही प्रभाव से, क्योंकि हमने उनकी मति को भ्रम करके रखा था, क्यों? क्योंकि उन्हें पाप का दंड देना था, इसलिए हमने कहा है जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले ही। तो मैंने ही इन दुष्ट राजनेताओं की मति हर ली थी, क्योंकि इनका विनाश आ गया था।
इस प्रकार सभी राजनेताओं का विनाश हुआ, सभी राजनेता पराजित हुए, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन्होंने जेल में यातनाएं भोगी और अगले जन्म में भी वो असर के रूप में ही पैदा होंगे। ये सत्यनारायण कथा का प्रभाव और फल है। अब आनंद जी बताइए, सत्यनारायण की कथा आपको कैसी लगी? आपने कथा तो बिल्कुल एग्जैक्ट कही, समाज को, देश को सुधारने में बहुत काम आएगी। जी जी। क्या आप और आपकी पत्नी जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्या वो? जी। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे बताया गया कि आप भी बहुत समाज सेवा करती हैं और अनिल जी के जो है ना कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप जो है पत्नी धर्म का बहुत अच्छे ढंग से समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। बस सभी का आशीर्वाद है, भगवान का, आप सभी लोगों का। तो आपने जो भी वार्तालाप हम कर रहे थे वो सुनी है क्या आपने? हाँ सुनी ना, मैंने यहीं बैठी थी ना मैं। अच्छा, तो आप बताइए कि सत्यनारायण की कथा आपको कैसी लगी? और इसके बहुत अच्छी लगी। आपको नहीं लगता है कि बिना किसी के दिमाग को तकलीफ दिए हुए हम अपने देश को बदल पाएंगे? और इसमें वो अनपढ़ है, गवार है, कुछ है, ये कोई भी चीज बाधा नहीं बनेगी और सभी जो है 5 मौलिक अधिकारों के साथ श्रेष्ठ जीवन को जिएंगे। और ये जब ये सकारात्मक परिणाम यहाँ पे भी आएंगे तो ऐसे सकारात्मक परिणाम विदेश वाले लोग भी चाहेंगे, तो ये सत्यनारायण कथा केवल भारत भूमि पे ही नहीं, अपने विश्व में भी डंका बजाएगी। बिल्कुल सही है। क्या होता है भैया, कोई अच्छा कार्य करने यदि कोई भी व्यक्ति निकलता है जी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, उसमें असुर शक्तियां आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, और वो विघ्न बाधा डालती हैं। क्योंकि अच्छा काम हो रहा है ना, तो ईश्वर परीक्षा भी लेता है। जहाँ परीक्षा लेता है वहाँ समझ जाओ कि अपन और अच्छे आगे बढ़ रहेंगे और अपन और निखर रहे हैं अच्छे कार्य के लिए। बहुत सुंदर बात है। अपन को तो असुरों को छोड़ना है और देवत्व की ओर अपन को आगे बढ़ाना है। अपना तो ये उद्देश्य है। गुरुदेव माता जी का नाम लेकर ही। मैडम जी, आप अपना नाम क्या लिखती हैं? मैं नीलम दुबे लिखती हूँ। तो नीलम जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसमें तो हम अपने आप को इस भ्रम में ही नहीं पाल रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है सुर है कि असुर है, दुष्ट है या सज्जन है। हमारा तो कबीरदास जी कह के गए हैं कि बुरा जो खोजन में गया तो बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आप नो तो अपन से बुरा ना कोई। तो हमारे तो ग्रंथ कह रहे हैं कि हम अपना काम करें, निरपेक्ष भाव से काम करें, और ये जो बदलाव है ये एक व्यक्ति की सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये तो कॉस्मिक शक्ति है जो मैथिली शरण गुप्त के मुंह से ये बातें निकल रही है। तो मैथिली शरण गुप्त एक माध्यम बन गए, और निश्चित तौर पे ऐसा सोच और चिंतन जाने कितनी जगह पर जो है ना हो रहा होगा, और लोग बाग धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे भी। सही है। तो आप बताइए नीलम जी और अनिल दुबे, आप लोग जो है अच्छे भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए सत्यनारायण कथा का संकल्प लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो सभी को चाहिए। सभी चाहते हैं अच्छा भारत। नीलम जी, मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, सेवा के दौरान इतने लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, हम लोग स्वार्थ में घिरे हुए, हमें बिल्कुल अच्छा भारत नहीं चाहिए। हम जो थोड़ा बहुत इसी दुर्व्यवस्था में थोड़ा धन कमा लिए, हम उतने से ही इसे खुश हैं। हमारा जो है कदम कदम पर जो है अपमान हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हमारे साथ जो है ना भ्रष्टाचार का हमें सामना करना पड़ रहा है। सामने वाले की गलती है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है वो आपको बड़ा चढ़ा के बिल दे रहे हैं, आपके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो नहीं तो दुष्ट बिजली काट लेंगे। सही। तो आप जो है चारों तरफ से अव्यवस्थाओं में घिरे हुए हैं, और इन राजनेताओं ने तो अच्छे राजनेता नहीं दिए। इन्होंने तो गुलामों के जो नियम उन्होंने जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए हुए थे, इन दुष्टों ने निर्लजता पूर्वक वही नियम आपके ऊपर थोप के रखे हुए हैं। सही है। जो संविधान है जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसका 80% हिस्सा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसमें जो थोड़ा सा जो 20% अपना कंट्रीब्यूशन था
वो भी इन्होंने जो है ना उसको नहीं माना। 55 के लगभग कानून बना दिए जो आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं, जो बनना ही नहीं चाहिए थे। तो मेरा कहना है कि ये जो ऊर्जा पैदा हो रही है, देखो दुबे जी कहाँ हमसे मिले, दुबे जी ने कहाँ आपके पास पहुंचे, ये सब चीजें कॉस्मिक प्रभाव से हो रही है। सही बात। जो उस चीज से जुड़ता है, आध्यात्म से जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, व्यक्ति उनको ही, उनके साथ ही उनको जोड़ के रखता है। और जो मन की जो भाव विचार होते हैं वो एक दूसरे को ही शेयर करके ही अपन एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते और आगे करने की कोशिश करते हैं। अपन ये सब चीजों पे इसलिए ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे। अपना तो निस्वार्थ निष्काम की सेवा और भाव और पारदर्शिता होना हर चीज में। बिल्कुल नीलम जी आपने बहुत सही बात की। बस सत्यनारायण की कथा ने एक मॉडल दे दिया जिससे कि 100 करोड़ लोग एक ऐप से जुड़ जाएंगे और ये जो है आपको बदली हुई व्यवस्था अपने आप मिल जाएगी। यदि राजनेताओं को नहीं समझ में आया तो उनका विनाश हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता नष्ट हो जाएंगे। सही। और हमारे चंद्रगुप्त जो है स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर नई व्यवस्था को स्थापित कर देंगे। सही है। नहीं, सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है 100%। लेकिन सबकी सोच बदलने के लिए सबको एक साथ लेकर अपने अच्छे विचार रखो, सामने वाला कितना भी वो हो। यहाँ पर नीलम जी थोड़ा संशोधन है। हम क्या कह रहे हैं कि हम आपका विचार नहीं बदलेंगे, अपने आप आपका विचार बदलेगा जब चारों तरफ आप देखेंगे। तो हम तो उल्टा कह रहे हैं कि यदि आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए तो आप सत्यनारायण की कथा सुनने की पात्रता नहीं रखते हैं। आपसे हम नमस्कार करते हैं। हम आपके ऊपर अपना समय और एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। तो अब क्या होगा? नहीं, अब जब जो है ना उस व्यक्ति को जो कि दुष्ट है, जो अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है, उसके रिश्तेदार जब उसे अप्रोच करेंगे, उसके बच्चे उसे अप्रोच करेंगे, उसके मित्र उसे अप्रोच करेंगे, जिस संगठनों से वो जुड़ा हुआ उस संगठन के लोग उसे अप्रोच करेंगे, तो कभी ना कभी तो उसे सद्बुद्धि आ जाएगी ना। बिल्कुल आएगी। सद्बुद्धि के लिए तो अच्छा कार्य करते हैं अपन। तो यही चाहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे भाव रखे, अच्छे विचार रखे, हर चीज में पारदर्शिता हो। कोई भी कार्य हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे देश में हो, सब में पारदर्शिता रहेगी तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नाम होगा। काम आपका नाम बोलता है, नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और हम तो ये कह रहे हैं कि नाम और काम से दूर रहिए, कॉस्मोस में जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे करते जाइए और वही रास्ता निकालेगी। आज रात को 8:30 बजे एक परिचर्चा रखी गई है। तो आप जो है दुबे साहब से उसकी लिंक वगैरह ले लीजिए और आप भी पैनल पे आइए। ये लाइव चर्चा होगी, ये यूट्यूब चैनल पे लाइव जो है ना ब्रॉडकास्ट होगी। अच्छा। तो उसमें अपने विचार रखे जाएंगे। उसमें जो है आप लोग अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। और तब तक मेरा अनुरोध है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यदि कुछ वीडियोज आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो आप समझेंगे उसे बताना है और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना है, तो वो भी आप पूछ पाएंगे। बहुत अच्छा है। तो ये कब से चल रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमने एज ए सिटिंग डीजीपी 2017 में भारत सरकार को भेजा था। 2019 में जो है जो सिटिंग डीजी इसे नेशनल पुलिस मिशन बना दिया गया और मैं ही इसका नोडल ऑफिसर हूँ अभी भी। और और जो है 2020-30 सितंबर को हमने एक कानून का ड्राफ्ट भेजा था भारत सरकार को, जिसे उन्हें कचड़े के डब्बे में अभी डाल के रखा है, विचाराधीन है, जिसमें हमने बताया था कि इस कानून के माध्यम से देशवासियों को क्राइम फ्री, करप्शन फ्री भारत मिल जाएगा। उस समय तक सोच केवल क्राइम तक की थी, क्योंकि मैं डीजी था तो डीजी के बारे में सोच रहा था, राइट, क्राइम अपराध के बारे में सोच रहा था। रिटायरमेंट के बाद जो है ना इसे विस्तारित कर दिया गया 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 मौलिक अधिकारों के साथ। तो दुबे जी से आप जो है वो
21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार और इसकी लिंक वगैरह ले लीजिए, और 8:30 बजे जो हम चर्चा करेंगे उसके पहले भी आप उसे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जेहन में जो प्रश्न आ रहे होंगे वो आप पूछ पाएंगे। बिल्कुल। और ये बात आपसे इसलिए कही गई कि अभी जो मैंने आपको सुनाया है इसको हमें दोहराने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। तो उस समय जो है ना आप सीधे प्रश्न पूछ पाएंगे, सीधे जवाब मिल जाएंगे, और उसे पूरे देश की जनता और विदेश की जनता, ग्लोब के लोग देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। जो अभी नहीं देख पाएंगे वो बाद में देख लेंगे अपने पेज पे, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। तो नीलम जी और अनिल द्विवेदी जी और हमारे बिमल द्विवेदी जी को हम फिर से प्रणाम करते हैं, और यदि आप लोगों की इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी चीजें मैंने सुनी। और आप कभी बैतूल तरफ आएंगे तो आइएगा उसका बहुत सरल उपाय है, एक छोटा सा आयोजन कर लीजिए क्राइम फ्री भारत का, और हम वहां पहुंच जाएंगे। चाहे आप आरोग्य धाम का करिए, चाहे RSS के उसमें हैं, हम तो बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप जब हमको आमंत्रित करेंगे आप अपने बीच में हमें जरूर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप आइए, दीदी को लेकर आइए, जरूर, सबसे मिलना जुलना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय श्री राम भैया। ओके।